नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। भालाराम भाई क्लास में आ चुके हैं। देखिए, भालाराम बहुत कमाल के खिलाड़ी आदमी है। जैसे श्याम है, श्याम भी बहुत अच्छे आदमी है। श्याम खुद बिहार से हैं। श्याम बाबू का हमेशा ये कहना होता है कि सर आइए ना हमरा बिहार में। राज सक्सेना भी उसी प्रकार के हैं। कैसन बाना सर जी, मजा बानी। मुस्कान क्लास में आ चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, हम देखो अब ये जो एक चीज है ना, याद रखिएगा, ये मेरा ना एक टर्म बन चुका है जो सेंटेंस के बाद जैसे कोमा लगाते हैं ना लोग, ऐसे ही मैं ये कहता हूं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहता है। तो जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, अनुराग भी आ चुका है क्लास में। इनका नाम है शाक्य अनुराग मौर्य और ये बहुत मतलब पुराने आदमी हैं। मतलब मौर्यन डायनेस्टी से लेकर अब तक ये आज भी चले आ रहे हैं। ठीक है, चाणक्य जी से पर्सनली इनकी एक बार मिला भेंट हुई थी। तो इनकी और चाणक्य जी की एक उत्सव में लड़ाई हो गई थी, है ना। चलिए सर, मैं क्या हूं यार, तेरा बता दिया मैंने। सर जी, लोटपोट में माही चल रहा है। अच्छा, ठीक से। अच्छा हूं सर, हम यूपी से हैं। श्याम बाबू मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, बिहार से तो मैंने इसलिए बोला था ताकि आपको एकदम जल्दी से कमेंट करने के वो पड़ जाए कि ले लो कमेंट करके बताऊंगा मैं यूपी से हूँ। पिंटू भी क्लास में आ चुके हैं। पिंटू का नाम पिंटू पढ़ने के पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो किसी और दिन बताई जाएगी। ये कोई याम क्लास नहीं है। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, ये जो टॉपिक है इसको हम शुरू करते हैं। आज ही शुरू कर रहे हैं, आज ही कंप्लीट कर देंगे। देखो, बुक एंड ऑथर का जो टॉपिक होता है ना, इसको ऐसे पढ़ाया जाता है कि इसमें करंट अफेयर की बुक अलग पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स की किताब इसमें अलग पढ़ाई जाती है, इसमें हिस्ट्री की बुक अलग पढ़ाई जाती है और कुछ फेमस बुक इसमें अलग पढ़ाई जाती हैं। अब हिस्ट्री की बुक जो होती है वो तीनों कालों से पढ़ाई जाती है। एंशिएंट की अलग पढ़ाते हैं, जो है मिडाइवल की अलग पढ़ाते हैं और मॉडर्न की इसमें अलग पढ़ाते हैं। और बड़ा मजा आता है भैया किताब पढ़ाने में। और ये ना एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं बगैर परेशानी के। ठीक है, तो लीजिए भैया, अब बस शुरू ही करने जा रहे हैं। उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको ये सारा मटेरियल पता होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे हम किसको टारगेट कर रहे हैं, मैं हिस्टोरिकल बुक्स की बात करने वाला हूं बड़े अच्छे लेवल पर। ठीक है, एक बार मुझे सब बताओ, तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना मेरे लाल, बहुत बढ़िया। बाल खराब लग रहे होंगे पीछे से, ये ले देख अब बेटे। ठीक है, अब आप बताइएगा कि हाँ सर, मैटर पूरा रेडी है। ठीक है, करंट अफेयर वाली आपको यूट्यूब पे से मिलेंगी, फेमस किताब भी आपको यूट्यूब से मिलेंगी। ये वाला टॉपिक आप कवर करेंगे। और इसके बाद आपका ये जो स्टैटिक जीके है, ये कल या परसों आपका खत्म मान लेंगे हम। आज आपका फ्राइडे है, कल सैटरडे है। स्टिल मैं कोशिश करूंगा आपकी ये वाली क्लास जरूर दूं। ठीक है, क्योंकि हफ्ता एक मिस भी हो गया था क्लास, मैं जरूर लूंगा कल भी और आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मेरा जीडी का एडमिट कार्ड आ गया है। तो मनीष मेरे लाल, चिंता क्या कर रहे हो, जाके सिस्टम हैंग कर दो ना। लो जी, करते हैं माहौल रेडी। बुक्स एंड ऑथर्स एक ऐसा विषय जो हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज हम निमोनिक के माध्यम से इस पूरे टॉपिक की खटिया खड़ी कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से आपको रग रग में बसा दूंगा। लोगों की नसों में भले ही जो आरबीसी प्लाज्मा, ठीक है, बहता है, लेकिन आपकी नसों में जीके जीएस बहने वाली है और इसके लिए मैं पूर्णतः तैयार हूं। स्टैटिक जीके का ये जो विषय है, जिसको आप कहते हैं ना पुस्तकें और लेखक, इसको अब हम शुरू करना है। ठीक बात है, तो बहुत बेहतरीन बात है। तो टॉपिक हमारा ये है, बट आपको जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपने देखा भी टॉपिक कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं जितनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक रही हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी किताबें रही हैं, उसका डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड कैसे रहेंगी बुक, कि सिर्फ 3 प्रकार से हिस्ट्री में किताबें आ सकती हैं। अब वो किस तरीके से आएंगी वो समझिएगा। सर, इसमें एंशियंट हिस्ट्री की किताबें अलग हो सकती हैं, मिडाइवल की अलग हो सकती हैं, और सर इसी के अंदर मॉडर्न की किताबें अलग हो सकती हैं। तो देखा जाए तो यह 3 स्तरों पर हमें पढ़ना पड़ता है। और जब हम इसको 3 स्तरों पर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि आपको क्या करना है। क्या आपको नोट्स बनाने हैं? देखिए, अगर नोट्स बना ले तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है।
मेरा पर्सनल सजेशन यही होगा कि आप नोट्स बना लें, ठीक है। दूसरा इसके अंतर्गत ये होता है कि आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए लिंक वगैरह भी आपको दिया गया है, साथ में टेलीग्राम भी है। आप सभी जानते हैं यार, तरीके बहुत सारे हैं, बस देखो ढूंढने वालों को भगवान मिल जाते हैं। ये तो फिर भी पीडीएफ है बेचारा, ठीक। और इसके साथ जीआरएसएस के प्रबंध के बारे में भी सोचा जाएगा। बट अभी फिलहाल में क्या है, हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक जब शुरू होता है तो आपको पता लगता है कि ये पूरा पीडीएफ बेस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने रामायण के बारे में बात करते हैं जो प्राचीन है, या ऐसा करते हैं हम सबसे पहले वेदों की बात करते हैं कि वेद भी तो कहीं ना कहीं पुस्तकें हैं। तो एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं और वेदों की बात करते हैं। एंशिएंट इंडिया से शुरुआत करते हैं और जो हमारे पास प्राचीनतम लेख हो जाएंगे वो है वेदास। सर वेदास के बारे में आपसे पूछा जाता है, सर वेदों के बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। तो सर बताइए, वेदों के बारे में बता लेते हैं। वेद हमारे 4 हैं सर। पहला वेद है हमारा, सबसे पहले ऋग्वेद है। ऋग्वेद पहला वेद होगा। दूसरा वेद हमारा ऋग्वेद इसलिए ऋग्वेद है क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। अब इसके बारे में थोड़े थोड़े टर्म्स बताता चलूंगा। दूसरा वेद आपको कौन सा देखने को मिलता है सर? यजुर्वेद देखने को मिलता है। ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, यजुर्वेद हो गया। तीसरा साम वेद हो गया, पुस्तक है ना ये भी कहीं ना कहीं। इसके बाद अथर्व वेद आपका हो जाता है, अथर्व वेद आपका हो जाता है। तो हमें यहाँ क्या क्या टर्म्स मिलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये भी हो गया एक अच्छा विषय। ये ऋग्वैदिक एरा है, ऋग्वैदिक एरा हो गया, ऋग्वैदिक एरा है ना, याद रखना। ये जो हो जाएगा सर ये लेटर वैदिक एरा होगा, ये लेटर वैदिक एरा होगा। आई होप आप इस चीज को भी समझ पाए। यह उत्तर वैदिक काल है, यह उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल आपका ये है, उत्तर वैदिक काल आपका ये है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। ये ऋग्वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल है, और दोनों ही बहुत अच्छे से समझने योग्य हैं। अब इसके अंतर्गत एक टर्मिनोलॉजी अगर हम कहीं ना कहीं समझना चाहें तो ऋग्वेद जो होता है, इसका हर एक वेद का एक उपवेद भी होता है जो इसको आसान भाषा में समझाने के लिए होता है। तो उपवेद हर एक का पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में भगवान की स्तुतियां हैं। क्या है बच्चा? भगवान की स्तुतियां हैं। तो इसके बारे में एक एक लाइन लिखता चलूं। यहां मैं इसके उपवेद लिख दूंगा, यहां मैं इसके उपवेद लिख दूंगा, इसकी स्तुतियां भी लिखता चलूंगा, ठीक बात है। और आपके लिए एक होमवर्क भी देता चलूंगा, होमवर्क भी आपके लिए दे दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि यार सिर्फ पढ़ के चले जाना ये नियति नहीं हो सकती। पढ़ने के बाद उसके ऊपर घर जाके वर्कआउट करना ये नियति है। और नियति ये भी है, अगर आप अच्छे से पढ़ के चलेंगे तो शायद आप अच्छे बच्चे बन पाएंगे, हैं? एक अच्छे छात्र बन पाएंगे। तो ऋग्वेद के अंदर बताया जाता है, भगवान की स्तुतियां यहां पर दी गई हैं, भगवान की स्तुतियां यहां पर दी गई हैं, स्तुति यहां पर की गई हैं, स्तुतियां यहां पर दी गई हैं। या एक तरीके से देखा जाए कि हाइम्स दी गई हैं इसके अंदर, हाइम्स टू प्रे गॉड इसमें दी गई हैं, हाइम्स टू प्रे गॉड, हाइम्स टू प्रे गॉड यहां पर दी गई हैं। इसमें 1028 तो सूक्त है, 1028 आपके सूक्त हैं, हाइम्स हैं, इतनी हाइम्स हैं। और इसमें 10,562 आपके छंद हैं, ठीक है। ये अगर देखें तो इतने श्लोक आपको देखने को मिल जाएंगे, इतने छंद आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग पुस्तक में अलग हैं। 552 भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, 452 भी लिखा हुआ है, 62 भी लिखा हुआ है, डिफरेंट है। बट ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबर है जो एग्जाम्स में बहुत बार आया है, ठीक है। हाँ, ये 1028 ये फिक्स है, बट ये जो है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है भैया, ठीक बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें उपवेद के बारे में, जो हमें उपवेद देखने को मिल रहे हैं अपने। उपवेद, ऋग्वेद का एक उपवेद होता है जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद इसको बोला जाता है। देखो कमाल की बात यह है कि इसको भले ही हम आयुर्वेद कह दें, बट वास्तविक आयुर्वेद की जानकारी अथर्ववेद में है। लेकिन फिर भी हमें याद रखना है ये आयुर्वेद है। अब ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है, जो इसका रीडर होता है, जो इसका रीडर होगा वो कहलाएगा होत्र, वो होत्र ही होगा, ठीक है।
अब मैं छोटी छोटी बातें बता दूं कि सर इसका जो तीसरा मंडल है, जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र है, सातवें मंडल के अंदर दशराग युद्ध है, नौवें दशराग युद्ध में राजा जो सुदास है उन्होंने 10 राजाओं को हरा दिया था। राजा सुदास तुत्सु भरत वंश के थे, उन्हीं के नाम पर आगे चल के हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, तो ये हो जाएंगे, राजा सुदास हो जाएंगे। नौवां मंडल है, उसमें जो देवता सोम की बात की गई है, जिनसे रिलेटेड सोमरस भी देखने को मिलता है, और वो कृषि के देवता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त है। इसके अंतर्गत चर्चाएं की गई हैं, पुरुष सूक्त में चर्चाएं की गई हैं, किसके बारे में की गई हैं सर? मनुष्य का जीवन काल कैसा होता है, उसके अंतर्गत जाति व्यवस्था कैसी है, भगवान का स्वरूप मुख ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय हैं, जंघाएं वैश्य हैं, और जो पैर हैं, जो हमारे पद्म हैं, ये कहीं ना कहीं शूद्र होंगे। और एक ऐसा वर्ग जो कभी समाज का हिस्सा नहीं बन पाया, वो चंडाल कहलाएगा। वो होता है जो मरो हुओं को दफनाता है या आग लगाता है, इस तरीके से एक आपका क्रम क्रिएट होता है। तो ये ऋग्वैदिक एज होगी, ऋग्वैदिक काल में है। इसका उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। होमवर्क आपका ये है कि आप इसका ब्राह्मण ग्रंथ मुझे बताएं, ब्राह्मण ग्रंथ आप मुझे बताएं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ भी इसलिए बनाए गए थे ताकि अच्छे से समझ पाए। ऐतरीय, तैतरीय, ठीक है, बताइएगा कौन सा होगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने दिया है ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने, नहीं तो जो पिंड कमेंट है उसमें भी देख सकते हैं। तो ये बात रही इसके बारे में कि भाई कैसे कैसे काम करता है। दिस इज ऋग्वेद। अब हम बात करते हैं व्हाट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैंने बता दिया इसका रीडर होत्री या होत्री भी कहलाएगा, होत्री भी कहलाएगा। काफी डिटेल मिली। पहला जो मंडल है और 7वां मंडल है ये लेटेस्ट होगा। दूसरा और 8वां मंडल जो होगा वो एंशिएंट मोस्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यजुर्वेद। सर अच्छा, जो वेद ऑफ वॉर है, युद्ध का वॉर जो वेद है वो कौन सा? वो ऋग्वेद ही है, युद्ध का वेद है ये। इसमें भगवान इंद्र को महान बताया गया है कि इंद्र ही सबसे महान है और वो युद्ध के देवता है, इसलिए युद्ध का वेद कौन सा है? द वेदा ऑफ वॉर कौन सा है? दैट इज ऋग्वेद। अब हम यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं। ये बड़ा ही कमाल का ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आपका चंपू है। इसके 2 हिस्से हैं, एक कृष्ण एक शुक्ल। इसके 2 आपके हिस्से देखने को मिल जाएंगे। सर इसका कृष्ण हिस्सा अलग है, इसका शुक्ल हिस्सा आपको अलग देखने को मिल जाएगा। कृष्ण अलग है, अलग, कृष्ण शुक्ल अलग है। ये एक चंपू ग्रंथ है, कहीं ना कहीं कहा जाए तो यह एक चंपू ग्रंथ होगा। चंपू शैली इसमें है। चंपू शैली का मतलब क्या होता है कि सर ये गद्यांश में भी है, ये प्रोज में भी है, गद्य भी है और ये पद्य भी है। देखा जाए कहीं ना कहीं पोइट्री और प्रोज दोनों चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ये है प्रोज, दैट इज पोइट्री, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, प्रोज भी एंड पोइट्री भी। कमाल की बात है। इसका जो उपवेद है वो आपको धनुर्वेद देखने को मिल जाएगा। धनुर्वेद ही इसका उपवेद होगा। इसका होमवर्क यही है कि आप ब्राह्मण ग्रंथ बताएं। सामवेद संगीत का है, सामवेद संगीत का हो जाएगा। अच्छा, इसको पढ़ने वाले को हम क्या कहेंगे? सर कोई इसको पढ़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इसका रीडर क्या कहलाएगा? सर इसका रीडर अधरव्यू कहलाता है, अधरव्यू कहलाएगा, अधरव्यू, 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 अधरव्यू कहलाएगा। सामवेद है, अगर देखा जाए तो यह संगीत से संबंधित है। इसको पढ़ने वाला जो रीडर होता है वो उद्गात्र कहलाएगा। इसका रीडर कौन कहलाएगा? उद्गात्र कहलाएगा, उद्गात्र कहलाएगा, गात्र कहलाएगा, उद्गात्र या उद्गात्री कहलाएगा। इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद है। संगीत की सबसे पुरानी पुस्तक यही है, होमवर्क यही है, आप इसका ब्राह्मण ग्रंथ बताएं। अथर्ववेद की बात करें, इसको पढ़ने वाला इसका रीडर ब्रह्म कहलाएगा, इसका रीडर कहलाएगा ब्रह्म। और इसके अंतर्गत काला जादू टूना टोटका ये है, इसके अंतर्गत जादू, ठीक है, या भौतिक जीवन संबंधी बातें हैं, भौतिक जीवन की संबंधी बातें हैं, जैसे दुख की बातें हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर दुख के साथ साथ जीवन चक्र की बातें हैं, पुनर्जन्म की बातें हैं, तो वो सब इसी में है। पुनर्जन्म की बात हुई, पुनर्जन्म पुनः जन्म की बातें हुई, या कहीं ना कहीं किसी को कोई चोट लग जाती है, चिकित्सा की बातें हुई, तो वो सब इसी में है। ठीक है, सब इसी में, टोना टोटका, पुराना प्यार, बिछड़ों को मनाना, ये सब चीजें इसमें आएंगी। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? सर इसको कहा जाता है यहां पर शिल्प वेद, शिल्प वेद कहा जाता है। और बताइएगा इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया।
होमवर्क इस वजह से दिया गया है ताकि आप भी थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करें, तो शायद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा टर्म आपके पास पहुंच पाए। बट मैंने इसमें मेजर चीजें आपको क्लियर करके बता दी। एंसेंट इंडिया में पुरानी पुस्तकें यहीं से शुरू होती हैं बच्चे। इसके बाद आपका शुरू होता है, इसी के बाद आपके आते हैं जिनको हम कहते हैं आराणक्य ग्रंथ होते हैं। आराणक्य जो जंगल में जाके लिखे गए। इसके ही बाद आपको उपनिषद देखने को मिलते हैं। ठीक, अब उपनिषद के बारे में अगर आप जाएंगे, उपनिषद को पढ़ने के लिए जाएंगे, वो अंतिम संकलनाएं हैं, तो उसके लिए चैप्टर ही अलग होता है, वो एंसेंट इंडिया में ही पढ़ाया जाता है तो उचित है। लेकिन हम एपिक्स को पढ़ सकते हैं, जो हमारे जो महाग्रंथ रहे हैं, जिसकी हमारे कई बार देखता है कि हमारे धर्म के ऊपर जिस पे सवाल उठ जाते हैं, तो ये चीज आती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं हम पढ़ें किससे, ये कहीं ना कहीं हम अपनी रामायण से शुरू करते हैं। रामायण हमारी एपिक है। एपिक का मतलब होता है कि ये हमारे महाग्रंथ हैं, ये हमारे ग्रंथ है, महाग्रंथ है। अब एग्जाम की रिलेटिविटी से देखूं तो एग्जाम में बार बार ये वाले पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको बताने में और ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अब देखते हैं, इसके लेखक हैं वाल्मीकि जी। मूल लेखक वाल्मीकि जी हैं, लैंग्वेज संस्कृत है। कई बार पूछा जाता है कि सर इसका दूसरा नाम क्या है। ये सबसे प्राचीन नाम इसका है, आर्ष रामायण इसको कहा गया है। अवधि में किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। इसके अंदर 7 कांड आपको देखने को मिलते हैं। अब बाल कांड सबसे छोटा, अयोध्या कांड, उसके बाद अराणक्य कांड हो जाएगा। इसके बाद अराणक्य कांड के बाद सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस तरीके से आपको ये 7 कांड देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इनको पाठ कहा जाता है। पहला जरूर पूछा जाता है, पहला कांड कौन सा है? बाल कांड, फिर अयोध्या, फिर अराणक्य, अंतिम उत्तर कांड होता है। उससे पहले लंका कांड होता है। जो हनुमान जी मिलते हैं इनसे, वो सुंदर कांड में मिलते हैं। बहुत बेहतरीन श्लोक मैंने बताया, 24,000 श्लोक हैं। इसको उपखंड कितने? 500 उपखंड हैं। इसको अवधि में किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। और तुलसीदास ने जो लिखा था वो रामचरितमानस था। वह रामचरितमानस था। इंपॉर्टेंट बात है कि जो आज की डेट में आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, वो रामचरितमानस है। अमंगल भवन अमंगल हारी, वो जो टर्म है वो बेसिकली तुलसीदास जी का है, क्योंकि ये तो संस्कृत में है। कमाल की बात हुई। इनके बारे में आप थोड़ा सा और जानेंगे, थोड़ा सा कि भाई इसको किस किस के द्वारा लिखा गया। जैसे इंग्लिश में इसको किसने लिखा है? आर.एच. ग्रिफिथ ने लिखा है। फारसी में अब्दुल करीम बदायूनी अकबर के काल में, उर्दू में राणा लखनवी ने, बांग्ला में कीर्तिवास ओझा, तमिल में कंबन में, तेलुगु में भास्कर ने, कन्नड़ में कुमेंदु ने, नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने, हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा भी इसको पब्लिश किया गया ताकि ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच पाए। ट्रांसलेशन क्यों किया जाता है? ताकि टर्म्स इस तरीके से कनेक्ट हो, चीजें इस तरीके से कनेक्ट हो कि ज्यादा लोगों तक वह पहुंच जा पाए। जैसे ये क्लास है, ये हिंदी भाषा में चल रही है, इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके वो लोग देख सकते हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। मैंने इसमें बंगाली या बाकी ट्रांसलेशन भी ऑन किए हुए हैं, चाहे तो आप ऑप्शन पे जाके चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रामायण के बारे में कि दूरदर्शन पर रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो ब्रॉडकास्ट हुई थी 25 जनवरी 1977 से 31 जुलाई 1978 तक। इसमें छोटे छोटे इसके सीरियल्स आते रहते थे, जिसमें पता लगता रहता था कि माहौल किस तरीके से चल रहा है, माहौल किस तरीके से चल रहा है। ये बात इसमें होती रहती थी। ठीक है, ये बात होती रहती थी। भाई 1 मिनट रुकिएगा जरा। आदित्य भाई बढ़िया, विशाल भाई हो जाएगा, राजा रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं भाई, करते हैं। राम सिया राम भाई। राम सिया राम, राम सिया राम।
ठीक है, गलती से भाई एक बीच में छोटा सा कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, अभी ठीक है, आई गेस अभी ठीक है, स्टार्ट करना। चलिए, तो इसके आगे हम देखते हैं, हमें समझ में आता है कि मैंने आपको ये वाले टर्म्स बताए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी टीम ने टीचर्स कॉल आउट लिख रखा है कि सर इसको जरूर बता देना कि पेपर में बहुत बार आया है कि फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। ये वही व्यक्ति जिसने महाभारत का भी फारसी अनुवाद किया है। जब इसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था तो इसने महाभारत को रजनामा बना दिया था। महाभारत को एक नाम दिया था रजनामा, इन्हें महाभारत को नाम दिया था रजनामा। तो कमाल की बात हो जाएगी कि पर्शियन अनुवाद किसने किया है? सर अबुल कादिर बदायूनी ने ही किया है, जिसने महाभारत का भी ट्रांसलेशन किया है। तो ये एक ना अच्छा खासा आपका एक बेहतरीन पॉइंट क्रिएट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत और कमाल की है। महाभारत के अंतर्गत देखते हैं कि इसका दूसरा नाम जय संहिता कहा जाता है। रचयिता वेद व्यास है। रामायण की रचयिता प्रारंभिक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। लेखन गणेश जी ने किया। ऐसा कहा जाता है कि यह जो लेखन है यहां पर जो वेद व्यास जी हैं वो भगवान शिव जी के पास गए थे कि मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं, लेकिन मुझे आवश्यकता होगी कि आपके पुत्र उसको लिख दें, क्योंकि उनसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा। तो कहा जाता है वो यहां पर आ गए, लेकिन जब ये बार बार तेजी से लिख रहे थे तो कलम टूट जा रही थी। तो कलम को सही करने के लिए इन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया था और उससे इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। तो ये गणेश जी हैं। फारसी अनुवाद इसका रजनामा नाम से होता है, जिसका मतलब होता है युद्ध की पुस्तक, और यह अबुल कादिर बदायूनी ने अकबर के काल में किया था। वेद व्यास जी बहुत प्रचलित रहे हैं। इसका नाम जय संहिता रहा है। इसको कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा काव्य खंड है, सबसे बड़ा लिखित काव्य खंड है। सबसे बड़ा लिखित काव्य खंड यही है, सबसे बड़ा लिखित काव्य खंड रचना, काव्य रचना यही है। ये सबसे लंबी पोएट्री है, सबसे लंबी पोएट्री मानी जाती है। देखते हैं कि सर मैंने बताया अंग्रेजी में कौन लिखा था? केसारी मोहन गांगुली। हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर है। दूरदर्शन पर बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा के 94 एपिसोड आए थे। ये रामायण के बाद आई है। इंग्लिश को आरटीएच ग्रिफिथ ने लिखा है, और थोड़ा सा याद रखना, और जो बंगाली है, ठीक है, बंगाली है, महाभारत की जो इंग्लिश है वो के एम गांगुली ने लिखी है। अच्छा, रामायण की इंग्लिश आरटीएच ग्रिफिथ, महाभारत की इंग्लिश के एम गांगुली। तो थोड़े से अच्छे टर्म्स आपके यहां पर क्रिएट हुए। अच्छा, इसी के अंतर्गत कई बार इसमें श्लोकों के बारे में पूछ लेते हैं कि सर श्लोक कितने हैं। सर इसमें जब शुरू हुए थे तो प्रारंभ में श्लोक कितने थे? प्रारंभ में श्लोकों की संख्या लगभग 8000 थी, लेकिन धीरे धीरे हम उसका डीप मीनिंग समझते चले गए, और आज की डेट में इसके अंदर श्लोकों की संख्या 2 लाख के आसपास इसमें आपको श्लोक देखने को मिलेंगे। 2 लाख श्लोक हैं, जिस बेसिस पर हम कह सकते हैं सबसे बड़ी काव्य रचना है। पेपर में आ चुका सबसे बड़ी काव्य रचना कौन सा है? तो वो महाभारत है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं किसके बारे में? अच्छा, आप स्क्रीनशॉट दोनों का ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं महावत, जो श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि भाई मतलब जिसमें श्री कृष्ण जी हैं वो बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मान्यम सृजाम्य हम पवित्राणाय साधूनमय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कहा गया है कि जब जब पृथ्वी लोक पर अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, उसका सर्वनाश करने मैं पृथ्वी पर आऊंगा। दूसरा नाम इसका गीतोपनिषद है। रचयिता वेदव्यास ही है, क्योंकि यह महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें 18 चैप्टर हैं और श्लोक लगभग 700 हैं। अंग्रेजी में विलियम विल्किंस ने किया है, उर्दू में मोहम्मद मैरुल्ला ने किया है, हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है, और फारसी में इसको दारा शिकोह ने किया है। फारसी में दारा शिकोह के द्वारा किया गया है। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई, जिसको इस ट्रांसलेशन की वजह से ही मार दिया गया, शाहजहां का लड़का है। ठीक, अब ये कई बार लोग काल पूछ लेते हैं। अब से 5000 साल पहले, अब से लगभग 5000 साल पहले इन सबको लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और प्राचीन पुस्तकें, व्याकरण और फिलॉसफी की पुस्तकें देखते हैं। अष्टाध्यायी पाडिनी है, संस्कृत की प्रथम व्याकरण है। इसमें 8 चैप्टर हैं, इसी वजह से इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है।
दूसरी बात हमें समझने को आएगी कि सर जो अष्टाध्यायी के बारे में आप बात कर रहे हैं जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, इन 8 चैप्टर में भी हर एक चैप्टर के 4 सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे। 4 सब पार्ट्स ईच आपको देखने को मिलेंगे। टोटल अगर छोटे हिस्सों की बात करें तो 8 चौक 32 हो जाएंगे। ये पाडनी ने लिखी है अष्टाध्यायी। दूसरी महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, ये योगों के बारे में है। ये योगों के बारे में है, योग दर्शन की बात इसमें की गई है। और सीधा का सीधा यहां पर योग शास्त्र पतंजलि लिखी है। इसमें षड शास्त्र में से एक है, हमारी 6 इंडियन फिलॉसफी होती है, जिसमें से एक योग दर्शन है जिसकी यहां पर चर्चा की गई है। षड दर्शन 6 फिलॉसफी में से योग एक है जिसको योग दर्शन कहा जाता है, और इसी को पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। कमाल की बात है, ये कब लिखी गई हैं सर? ये ईशा पूर्व एरा में लिखी गई हैं। देखा जाता है कि ये शुंग वंश के समकालीन समय में लिखी गई हैं। ये शुंग वंश के समकालीन समय में लिखी गई हैं। शुंग वंश के समकालीन लिखी गई हैं। शुंग वंश के समकालीन लिखी गई हैं। समकालीन लिखी गई हैं। काफी कमाल की चर्चा यहां पर हो जाती है। कई बार पूछ लेते हैं सर क्या इससे पहले पुस्तक नहीं लिखी गई? यार ऐसे तो हमारे पास अर्थशास्त्र भी है जो इससे पहले है, बट उसके बारे में मैंने चर्चा आगे दे रखी है। ठीक है, तो चाहे तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं भैया, इससे पहले भी आपको देखने को मिलती है। जैसे अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है, काफी पुरानी है अर्थशास्त्र। किसने लिखी है सर? विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जी के द्वारा है। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जी के द्वारा, विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जी के द्वारा, चाणक्य जी के द्वारा है, जिसके अंदर चर्चा क्या की गई है, एक राज्य चलता कैसे है, एक राज्य का प्रशासन की नींव क्या होती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा यहां पर आप देखते हैं सर इंडिका नाम की किताब भी लिखी गई है। इंडिका, इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज की इंडिका किताब है, इंडिका किताब है। मैगस्थनीज ग्रीक एक है, ग्रीक यानी यूनानी है जिनका नाम है मैगस्थनीज, मैगस्थनीज है, तो उनके द्वारा भी, मैगस्थनीज के द्वारा भी यहां पर किताबें लिखी गई हैं, तो वो भी खतरनाक है। ये दोनों ही मौर्यकालीन होंगी, मौर्य काल में लिखी गई हैं। इसमें एक राज्य को चलाने का सप्तम सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, आगे मैं चर्चा काफी अच्छी करूंगा बट इतना पर्याप्त होगा। ये दोनों मौर्यकालीन व्यवस्थाएं हैं। मैगस्थनीज की इंडिका नाम की पुस्तक में समाज को 7 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो उस समय किसी प्रकार के स्लेव्स नहीं होते थे, ये तक भी बताया गया है। तो ये एंशियंट बुक्स रही जो आपकी मौर्य काल में आई और जो पुस्तकें आपकी शुंग काल में आई। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगती है बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें। बुद्ध चरित्र है जो अश्वघोष ने लिखी है। महात्मा बुद्ध के जीवन व दर्शन है। महाविभाषा शास्त्र है जो वसुमित्र ने लिखी है। इसमें बौद्ध धर्म का, इसको विश्वकोश कहा जाता है, जो महाविभाषा शास्त्र है। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें, इसकी त्रिपिटक ग्रंथ भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ कौन से होंगे? त्रिपिटक ग्रंथ कौन से होंगे? त्रिपिटक ग्रंथ कौन से होंगे? त्रिपिटक ग्रंथ सर त्रिपिटक देखने को मिलते हैं सर। सबसे पहले आपको पता लगता है, ठीक है, सूत्र पिटक, सूत्र पिटक हुआ, विनय पिटक हुआ, विनय पिटक हुआ और अभिदम्ब पिटक हुआ। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिदम्य पिटक हो जाएगा, अभिदम्य पिटक हो जाएगा। ये है क्या सर? ये बुद्ध धर्म से संबंधित जो इंटरनल रूल रेगुलेशंस हैं उसकी किताबें हैं। अब जैसे सूत्र पिटक है, महात्मा बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। महात्मा बुद्ध का जीवन, महात्मा बुद्ध का जीवन यहां पर दर्शाया गया है। महात्मा बुद्ध का जीवन यहां पर दर्शाया गया है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें क्या है सर? इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म के रूल रेगुलेशन है, रूल्स इसमें बताए गए हैं। और अभिदम्य पिटक जो है सर, इसके अंतर्गत सर डिस्कशन कुछ अन्य प्रकार का है अभिदम्य पिटक का। और अभिदम्य पिटक का कहना यह है, अभिदम्य पिटक का कहना यह है कि यहां पर जो चर्चाएं की गई हैं, अभिदम्य पिटक की चर्चाएं जो की गई हैं, उसके अंतर्गत बौद्ध धर्म को एक अलग स्वरूप में दिखाया गया है। लिखता कौन है वो देख लेते हैं सर। ये आनंद ने लिखी है, आनंद ने लिखी है इस वाली पुस्तक को। इनका परम शिष्य था आनंद, राइटर है। यहाँ उपाली राइटर है, आनंद हुआ, यहाँ उपाली राइटर हो जाएगा। और जो तीसरा राइटर है जो अभिदम्य पिटक लिखता है, उनका नाम है मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स हो जाएगा, तिस्स उनका नाम हो जाएगा, तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स उनका नाम हो जाएगा। तो तीनों राइटर ऐसे हो जाएंगे पिटक ग्रंथों के। ये और अन्य रिलेटेड किताबें हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
प्राचीन पुस्तकों में नाटक में प्रेम की कथाएं भी हैं। स्वप्न वात्सदम्य भास ने लिखे हैं। राजा उदयन और वासवदत्ता की कहानी है, ये एक लव स्टोरी है, राजा उदयन की कहानी है। ये मौर्य वंश की बहुत पुरानी किताब है, ठीक है, ये मौर्य वंश से भी पहली की किताब है, ठीक है। अब ये क्या है सर? देखो यार, बात यह है कि मौर्य वंश से भी बहुत पुरानी किताबें क्यों हैं सर? जब मगध एम्पायर स्टार्ट हुआ तो मगध एम्पायर में सबसे पुराना आपका हर्यंका डायनेस्टी थी, तो हर्यंका डायनेस्टी से रिलेट करती हैं हम, ठीक है, याद रखना। बिंबिसार, उसका बेटा अजात शत्रु और अजात शत्रु का बेटा उदयन, और उदयन के बारे में ही कहानी बताती है। वही व्यक्ति है जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था, उससे रिलेट करती है। स्वप्न वास दत्त, इसको स्वप्नवास दम्य भी कहा गया है। कामसूत्र, यह यौन शिक्षा के ऊपर है, सेक्स एजुकेशन के ऊपर यह किताब है, और ये वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने, मृच्छकटिकम शूद्रक ने, मिट्टी का खिलौना इसका मतलब होता है, मिट्टी का खिलौना इसमें मतलब होता है। इसमें गरीब ब्राह्मण की कहानी बताई गई है, इसमें गरीब ब्राह्मण की कहानी है, इसमें गरीब ब्राह्मण की कहानी बताई गई है, गरीब ब्राह्मण की कहानी इसमें बताई गई है, शूद्रक के द्वारा बताई गई गरीब ब्राह्मण की कहानी। ये पहली पुस्तक है जिसमें किसी ब्राह्मण को गरीब दिखाया गया हो, वरना अब तक किसी ब्राह्मण को कभी गरीब ही नहीं बताया गया था, बट पहली बार ऐसा हुआ। नेक्स्ट, कालिदास जी, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये कब के हैं सर? ये गुप्त कालीन है, ये गुप्त कालीन रचनाएं हैं। तो गुप्त काल में इनकी रचनाएं लिखी गई हैं। देखा जाए तो कुमार संभवम भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। रघुवंश, रघुकुल का इतिहास है, ब्रह्मा से लेकर राम तक। मालविकाग्ना मित्र, मालवा की राजकुमारी और विदर्भ के राजा की प्रेम कहानी है, ठीक है। बट मालविकाग्ना मित्र में आप समझना, विदर्भ की राजा उस समय कौन थे और मालवा की राजकुमारी उस समय कौन थी। आपको मैं बताऊं, अग्निमित्र शुंग, उनके द्वारा लिखी गई है। इस किताब के अंदर जो अग्निमित्र शुंग है वो इसमें मेन राजा है। अग्निमित्र शुंग मेन राजा हैं, अग्निमित्र शुंग इसके अंदर मेन राजा रहे हैं, इसके मेन कैरेक्टर हैं, ये इसमें मेन कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर इसमें कौन है? अग्निमित्र शुंग इसमें मेन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर आप इसमें डेट क्यों नहीं लिखवा रहे? दरअसल ये केवल कालीन लिखा जाता है, इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है ना। वो अपनी किताब के नीचे ये नहीं लिखते कि इस तारीख में मैंने इसको लिखा है। जो डेट लिखी जाती है वो मॉडर्न इंडिया में लिखी जाती है, इसमें डेट नहीं लिखी जाती, इसमें केवल लिखा जाता है किसकी समकालीन है। तो ये गुप्त कालीन है, जब गुप्त राजाएं चल रहे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय चल रहे थे, तो उनके पैरेलल इनको लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं मेघदूतम। ये यक्ष की प्रेम कहानी है जहां बादल मैसेंजर हैं, और ये आपकी रोली शैली में लिखी गई है मेघदूतम। ऋतु संहार, 6 ऋतुओं का वर्णन है। विक्रमोर्वशीय, राजा विक्रम और अप्सरा उर्वशी की कहानी है। विक्रमोर्वशीयम जो किताब है, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखी गई है, ठीक है। विक्रम बेताल का नाम सुना है? विक्रम बेताल का, तो वही विक्रम है ये विक्रम बेताल। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा गया है, यही आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनको विक्रमादित्य भी कहा गया है। अप्सरा उर्वशी की कहानी भी इसमें बताई गई है। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक बातें इसमें बताई गई हैं। अप्सरा उर्वशी की कहानी एक और अलग भी है, एक और अप्सरा उर्वशी की कहानी भी है, जिसमें उर्वशी स्वर्ग से नीचे आने का मतलब आवाहन करती हैं कि मैं नीचे राजा विक्रम के पास रहना चाहती हूं। तो उनको एक श्राप दिया जाता है कि अगर आपने राजा विक्रम को निर्वस्त्र देख लिया तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा, तुम वापस स्वर्ग में आ जाओगी। वो इंद्र की प्रियता थी, मतलब इंद्र को बहुत प्रिय थी। इंद्र इस प्रकार की कंडीशन उपलब्ध करा देता है, जैसे ही वो घर से निकलते हैं रात में सोते हुए, वो देखते हैं उर्वशी वहां नहीं है, जैसे ही वो घर के बाहर आते एकदम बिजली कड़क जाती है और वो निर्वस्त्र राजा विक्रम को देख लेती हैं। इस वजह से अप्सरा उर्वशी को वापस स्वर्ग जाना पड़ता है। बहुत खतरनाक है। ये सब संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। आगे हम देखते हैं, अगले सवाल हैं, गुप्त काल की और भी किताबें हैं, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। ये गुप्त शासन की कहानी है। इसके अंदर ध्रुवा देवी की बात की गई है। इसमें ध्रुवा देवी और चंद्रगुप्त, ध्रुवा देवी और रामगुप्त की कहानी की बात की गई है, जिसमें पता लगता है कि ये गद्दार निकलता है तो ध्रुवा देवी का विवाह फिर बाद में विक्रमादित्य से ही हो जाता है। यही है चंद्रगुप्त द्वितीय। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, बहुत पूछा जाता है। और मुद्रा राक्षस मौर्य वंश के बारे में चर्चा करती है। यह मौर्य वंश के बारे में चर्चा करती किताब है, मौर्य वंश
के बारे में चर्चा करती है। कीर्ता जूनियर ये 12वीं की किताब है। भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध का इसमें बताया गया है। कीर्ता अर्जुनियम बताया गया है। दश कुमार चरित्रम दंडिन की किताब है, जो 10 राजकुमारों की कहानी बताता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। ठीक बात, स्क्रीनशॉट भी आपने उतार दिया होगा। देखते हैं भैया फिर आगे हम देखते हैं। आगे पता लगती है अमरकोश, अमर सिंह ने लिखी है। ये संस्कृत का शब्दकोश है, डिक्शनरी है। इसके अलावा बृहत संहिता जो वारा मेहर ने लिखी है, खगोल ज्योतिष वास्तुकला की किताबें हैं। पंच सिद्धांतिका वारा मेहर ने लिखी है, वाराह मिर ने लिखी है, और ये खगोल विज्ञान की किताब है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है, जो नैतिक शिक्षा है। बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब यही है, पंचतंत्र है। कमाल की बात यह भी है कि पंचतंत्र पहले किस नाम से थी? वृहत कथा के नाम से बिकती थी, लेकिन दक्षिण भारत में, यह उत्तर भारत में इसी नाम से आती है। सूर्य सिद्धांत वाराह मिहिर के द्वारा ही लिखी गई है। वाराह मिहिर और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। मिहिर की हवेली दिल्ली आज का महरौली है। वाराह मिहिर की हवेली जो थी वो आज का महरौली है, जो दिल्ली में पड़ता है। महरौली स्तंभ याद है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था, जिसपे आज जलन नहीं लगता। ठीक, वो इसलिए रिलेट करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो इसके बारे में काफी चर्चा करता हूं। आगे चल के ये जो पंचतंत्र है, इसको अरबी में भी ट्रांसलेट किया गया है। अरबी में इसका नाम होता है कलीला देवना, जो इब्न अल मकफ्फा ने किया है। कलीला देवना है जो इब्न अल मकफ्फा ने किया है। बाद में इसको फारसी में भी लिखा गया, ये इब्न अल ने किया है, इब्न अल मकफ्फा ने किया है, मकफ्फा के द्वारा किया गया है। कमाल की बात है ये भी। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज के काल में कुछ किताबें लिखी गई हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखी है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय गाथा है, जिसमें गौरी के अंत की बातें बताई गई हैं। बहुत सारी बातें बताई गई कि गौरी का अंत कैसे हुआ, बताया गया है कि कैसे गौरी ने 16 अटैक करे थे पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, जिनको राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर इतने अटैक करने के बाद भी गौरी को इन्होंने जीवित छोड़ दिया था। एक युद्ध ये हार गए तो गौरी इनको अफगान ले गया था, वहां इनकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद भी आवाज के दम पर, आवाज सुनकर एक तीर चलाया, जिसके बाद वह मारा गया। तो यह भी हमें पता लगता है पृथ्वीराज रासो में। नेक्स्ट है आपकी हर्षवर्धन काल की पुस्तकें हैं, जैसे हर्षवर्धन की हर्ष चरित्र है और कादंबरी है, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें 8 उच्छावास हैं, यानी 8 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 5 हर्ष के हैं और 3 बाण के हैं। तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार से आपकी हर्ष चरित्र और कादंबरी लिखी गई है। रत्नावली हर्षवर्धन की है, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है, नागानंद भी हर्षवर्धन की है। हर्ष के 3 नाटकों में से एक नाटक ये हो जाएगा आपका रत्नावली, एक नाटक आपका ये हो जाएगा प्रियदर्शिका। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो उनके कोर्ट पॉइंट थे। बहुत अच्छे प्रकार से उनके द्वारा काफी कार्य किए गए हैं, उसमें से कई सारे कार्य ये भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्षवर्धन की पुस्तकों में, जैसे मालती माधव है, ये भव्य भूति ने लिखी है। गीत गोविंद है, जयदेव ने लिखी है। राधा कृष्ण का प्रेम विरह और पुनर्मिलन इसमें बताया गया गीत गोविंद में। लेकिन ये गंग वंश के समकालीन है, बताया जाता है ये गंग वंश के समकालीन है, उड़ीसा क्षेत्र के समकालीन ये हैं। राजतरंगिणी कल्हण की है, यह महाभारत काल से 1151 एडी तक की कहानी इसमें लिखी गई है। इसके 8 भाग हैं। यह 13th सेंचुरी में लिखी गई है, जो 13th सेंचुरी है उसमें इसको लिखा गया है।
कथा सरित सागर सोमदेव की है, संस्कृत में है, एमटीएस में पूछा गया कथा सरित सागर। एहोल प्रशस्ति रवि कीर्तिया पुलकेशिन II की जीत और हर्ष की हार 618 एडी में। ये कहां पर है सर? ये मेगुती टेम्पल में है। मेगुती टेम्पल कर्नाटक में लिखा गया है। ये मेगुती टेम्पल कर्नाटक में लिखी गई है। जो मेगुती टेम्पल है कर्नाटक का, उसके अंतर्गत इसको लिखा गया है। कहां पर? मेगुती टेम्पल ऑफ कर्नाटक में इसको लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत की किताबें। तो दिल्ली सल्तनत की किताबें भी बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि पूछी बहुत जाती हैं। जैसे तहकीक हिंद अलबरूनी लिखी है, ये अरब आक्रमण काल की है, बट कमाल की बात है, ये अलबरूनी ने तब लिखी थी जब भारत के अंदर गजनी का आक्रमण हुआ था। तो गजनी आक्रमण की गाथाएं इसमें लिखी गई हैं। गजनी आक्रमण की गाथाएं लिखी गई हैं। गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। यह उज्बेकिस्तान का है, यह उज्बेकिस्तान का है, और यह किताब अरबी में लिखी गई है। ठीक है, ये किताब अरबी में लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है। ठीक है, तबाकत नसीरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। सीजीएल प्रीलिम्स में, मेंस में 22-23 में आ चुका है तबाकत नसीरी। और यह जो आपको ना, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें गुलाम वंश के अंदर देखते हैं आप, एक पर्सन रहे नसीरुद्दीन महमूद, जिनका कार्यकाल 1265 से 87 तक, 1246 से 65 तक रहा है। उनकी किताब है तबाकत नसीरी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। फतवाए जहांगीरी ये भी जियाउद्दीन बर्नी की है। ताजुल मशीर हसन निजामी की है, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल करता है। मिनहाजुल सिराज में रजियान के बारे में कहा जाता है कि यदि महिला ना होती तो श्रेष्ठ शासकों में गिनी जाती। मिनहाजुल सिराज ने ही कहा है, क्योंकि ये महिलाओं की बहुत बुराई करता है, तो इस वजह से इसने यहां पर भर भर की बुराई करी है, भर भर की बुराई करी है। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंदर शुरुआती तौर की आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं। शुरुआती तौर पर आपकी प्रमुख पुस्तकें और भी हैं, मैं और भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। जैसे तारीख मुबारक शाही यहिया बिन सरहिंदी की है। किताबुल रहला इब्न बतूता की, मोरक्को से आया राइटर था। 1313 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, एमबीटी के समय भारत आया था। तो इसने काफी सारी किताबें यहां पर लिखी हैं। मिफ्ता उल फुतुह ये अमीर खुसरो की हैं। लैला मजनू, ख्वजनाइल फुतुह ये दोनों ही अमीर खुसरो की हैं। सर लैला मजनू सच बात है, एग्जैक्टली लैला मजनू अमीर खुसरो के दिमाग की उपज है, ये सच्चाई नहीं है। नूर सिपाही ये अमीर खुसरो की बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनामा और तारीख है यामनी, ये शाहनामा फिरदौसी की है, गजनवी के काल की है। और तारीख ए यामनी जो है ये बैहाकी की है। तारीख यामनी जो है यह आपको देखने को मिलती है बैहाकी की, नहीं उतबी की है। तारीख यामनी उतबी की है, बैहाकी की है तारीख सुबुक्तगीन। बैहाकी के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो तारीख सुबुक्तगीन है। तारीख सुबुक्तगीन है, तारीख सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन है। और ये किसके द्वारा लिखी गई? बैहाकी के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी काफी फेमस आपकी रही है, काफी फेमस आपकी रही है। ये भी गजनवी काल की है, यामनी वंश की है। ये भी आपकी यामनी वंश की ही है, ये भी गजनवी के काल की है। तो ये दिल्ली सल्तनत की वो किताबें हैं जो पेपर में बार बार पूछी गई हैं। तो मैंने एंशिएंट की आपको बताई और दिल्ली सल्तनत की आपको बताई, ठीक बात है। तो ये आपको समझ में आया। तो देखिए इतनी किताबें तो हम आज पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि सारी किताबें शायद एक दिन में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो बची हुई किताबें हम कल पढ़ लेंगे इससे आगे, ठीक है। ठीक है भाई, मर्दान भाई, सुमन राउत, भालाराम, शमा, ठीक है। इससे आगे किताबें हम कल कर लेंगे, क्या कहते हो? क्योंकि मुझे लगता था कि भाई कम किताबें आपको पढ़ा दूं, पर फिर वही रहेगा, मैं रात में सो नहीं पाऊंगा है। अब एक काम करते हैं, अभी आप इतनी ही किताबें पढ़ लो, लेकिन आपसे मुलाकात मैं कहाँ करता हूँ? करंट अफेयर की क्लास में। करंट अफेयर की क्लास में आपसे मिलते हैं। आप आइए, लाइव के सेशन में आपका इंतजार कर रही है करंट अफेयर की ये क्लास, जो एकदम खास है। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके थे। इसके पार्ट 2 को कवर करते हैं और इस मामले को पूरा खत्म करते हैं, ठीक बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।